आज के माहौल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी वॉर होती है, कभी सीज फायर हो रहा है, तो आप कैसे लेते हैं सर इसको? किसी भी देश को आज़ादी मिलना आसान है। इंडिया की डिफेंस ताकत को कहाँ देखते हो सर आज की डेट में? मतलब जिस समय आपने ज्वाइन किया होगा तब से लेके अभी तक डिफेंस की ताकत कितनी बड़ी है सर? हमने जैसे उनका आपको पता है बांग्लादेश के रूट्स बंद कर दिए यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। तो सर जो पाकिस्तान के जनरल वगैरह होते हैं इन सब के पास जो मेडल्स लगते हैं, हम लोग वीडियोस में आजकल देख रहे हैं सर, जीतने वाले को मेडल्स मिलते हैं ना, इन लोगों को मेडल्स किस बात के दिए जाते हैं सर? दोस्त पहचाना जाता है जब आपके ऊपर क्राइसिस आता है। अच्छे समय में तो सभी दोस्त होते हैं। वॉर विडोज हैं और इनके बारे में बहुत सारा टैबू चीज़ें हैं जो संसार में लोगों तक इनकी प्रॉब्लम्स पहुंची नहीं है। क्या काम कर रही है आपकी संस्था इसके बारे में? हमारे देश में हमारी पावर है हमारे सिटीजन्स। तो जो इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त आपके कहने का मतलब है अफगानिस्तान है इस समय। उसने कहा वो जो हमारी भारतीय फौज में कोई मुस्लिम नहीं, वी ऑल आर इंडियन। आप लोगों के पास उस टाइम पे वेपन्स होते होंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स हैव यू यूज्ड इन द डिफेंस? इन लोगों के परिवार के ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि वो आदमी जो इतना एनर्जेटिक था, जो वो बेड पे लेट गया, कैसा फील करता है वो इंसान और कैसा फील करता है उनका परिवार? हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। दोस्तों, आज के इस शो में मैं जिस इंसान से आपको मिलाना चाहता हूं वो बहुत ही स्पेशल हैं। वो एक सैनिक हैं। आज के शो में हम बात करेंगे वॉर वुंडेड लोगों के बारे में, जो अपने आप में एक टैबू है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। जंग हर इंसान नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जंग हर इंसान नहीं चाहता, लेकिन जंग हो जाती है। सो इसी के लिए प्लीज़ वेलकम ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी। हेलो सर, हाउ आर यू? जय हिंद जी, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, 4 जनरेशन आर्मी ऑफिसर भी हैं। इनके दादाजी के फादर सब जंग में लड़ चुके हैं, ब्रिटिश आर्मी के लिए भी काम कर चुके हैं। सर प्लीज़ इस जर्नी के बारे में बताएं। जय हिंद जी। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें शो में बुलाया और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जो हमारी जर्नी है ख़ानदान की, तो हम डिस्प्लेस्ड हुए थे काफ़ी कुछ 100 साल पहले अयोध्या से, उसके बाद कश्मीर, और उसके बाद हमारे पूर्वज पहुँचे पहाड़ों में, इंटीरियर में, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर फेथ। और उसके बाद में हमारे दादाजी जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने लड़ाई की, जिसमें उनको गोली लग गई थी, कैजुअल्टी हो गए थे और उनको जंगी इनाम दिया गया। और जंगी इनाम का मतलब है 7 पुश्तों तक उनको पेंशन मिलती है और अलॉटमेंट होती है। लेकिन उसके बाद वापस आए तो आज़ादी की लड़ाई में अकाली लहर में कूद पड़े, तो उनके नाम पे वारंट निकल गए, तो उनको घर से भागना पड़ा और भाग के वो जो आजकल का पाकिस्तान पंजाब है उस साइड में चले गए और वहाँ नाम वगैरह चेंज करके उन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया। तो मेरे पिताजी भी फिर फौज में भर्ती हुए, वो सेकंड जनरेशन हो गई। मैं थर्ड जनरेशन का ऑफिसर बना हूँ फौज में, और उसके अलावा मेरा नेफ्यू जो है वो 4th जनरेशन देश को सर्व करके वो भी रिटायर हो चुका है। तो ये हमारी जर्नी रही फौज में जाने की। और इसमें मैं ये बता दूँ, सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं। हम लोगों ने जो युद्ध की विभीषिका देख रखी है, लड़ाई देख रखी है, और इसलिए ऑब्वियस चॉइस जो हम लोगों की थी कि जिस वजह से हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा 47 में माइग्रेट होते हुए, जब हम पाकिस्तान से भाग के J&K में आए 47 में जब विभाजन हुआ, तो हमारे आसपास में जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं और गांव के तकरीबन 30-40 आदमी उस लड़ाई में मारे गए, लड़ते हुए कबायलियों से। तो इस तरह के वातावरण में जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि इस तरह के वातावरण में वो क्या बेस्ट कर सकता है, और बेस्ट वो ये कर सकता है कि हम लोगों ने इस तरह का रास्ता चुनना है कि हम उस तरह के दुश्मन का मुकाबला कर सकें, एंड फौज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इस प्रकार से हमारी सारी फैमिली में ये फोर्स का ट्रेडिशन चला।
सर आज के माहौल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी वॉर होती है, कभी सीज फायर हो रहा है, तो ये वॉर और सीज फायर हमारे लिए कितना आसान है बोलना और कितना आसान है समझना एज अ सिविलियन। आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो आप कैसे लेते हैं सर इसको? मुझे इसमें एक छोटी सी बात याद आ रही है। मैं काफ़ी अच्छे जो लोग हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको फॉलो करता रहता हूँ। एक बार मैं सतगुरु का एक छोटा सा वृत्तांत उन्होंने बताया, वो सुन रहा था कि एक जो गांव की बात बता रहे थे, वहाँ एक चाय बनाने वाला था और वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते थे गप मारने के लिए। वो हर चीज़ पे टीका टिप्पणी करता था, किस प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए, किस पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए, किस साइंटिस्ट को किस प्रकार से कैसी मिसाइल बनानी चाहिए। लेकिन उसको सिर्फ एक चीज़ नहीं आती थी, वो थी चाय बनाना। हम लोगों को अपना काम करना कम ही आता है, टीका टिप्पणी करना ज़्यादा आता है। तो मेरे ख्याल से जो वॉर है और जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं हमारे कंट्री में, हमारे सब देशवासियों को, क्योंकि हमने चुनी है ये सरकार, हमारे बीच में से लोग जाके आर्मी अफसर बनते हैं, सिपाही बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और अलग अलग किस्म के डॉक्टर बनते हैं। एंड वी शुड नो दिस, नेशन इज इन सेफ हैंड्स। हमारे जनरल से अच्छा कोई जनरल नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर नहीं है, हमारे साइंटिस्ट से अच्छा साइंटिस्ट नहीं है। एक देश के लिए गर्व होना बहुत जरूरी है और टीका टिप्पणी करने के बजाय लेट द सिचुएशन बी हैंडल्ड बाय दोज पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर। और ज़्यादातर क्या है, अभी देखिए जैसे ये जब पाकिस्तान के साथ में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, सब लोगों ने मिल के इस वॉर को लड़ा है और ये एक इंडिविजुअल वॉर नहीं होती है। तो इंस्टेड ऑफ इवन ऑपोजिशन ने सपोर्ट करा सर, मैंने सब ने, वही मैं कह रहा हूँ, सब ने सपोर्ट किया। और इंडिया के अंदर छोड़िए, इंडिया के बाहर जो इंडियंस हैं उन्होंने भी अपने ये देशभक्ति की भावना, और पूरे कंट्रीज ने सपोर्ट किया। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टर्की के अलावा शायद किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हाँ, अभी हाल फिलहाल में चाइना ने सपोर्ट करा है, टर्की एंड मलेशिया। लेकिन सबका अपना अपना ये, दिस इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसके बारे में। लेकिन मैं एक ही बात इसमें कहूँगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन जब तक हम एक हैं, जब तक हम मिल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ाई हो, चाहे ये लड़ाई है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की लड़ाई है, हम जब तक एक हैं, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हमें विश्वास है अपनी लीडरशिप पे, ये नहीं कौन सी पार्टी रूल कर रही है, वो मैटर नहीं करता है। हमने तो 62 और 71 और 65 की लड़ाई भी लड़ी है। जब तक देशवासी इकट्ठे हैं, ये मैसेज लेके चलिए, हमेशा इकट्ठे रहिए और दूसरों का लोभ मत कीजिए। हमारा इतिहास ही देखिए, हम भारतीय कहाँ हारे हैं, जब भी हारे, जब हम डिवाइडेड थे, किसी ने, अपने ही बंदे ने धोखा दिया। इसलिए लड़ना है, इन्फिल्ट्रेटर के जो एंगल है उससे लड़िए, आपस में इकट्ठा मिलके रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसमें फौज से अच्छा तो आपको कोई एग्जाम्पल मिलेगा नहीं जहाँ सब मिलके रहते हैं। पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जहाँ तक कि मेरा मानना है। तो सर जो पाकिस्तान के वो होते हैं जनरल वगैरह होते हैं, इन सब के पास जो मेडल्स लगते हैं, हम लोग वीडियोस में आजकल देख रहे हैं सर, जीतने वाले को मेडल्स मिलते हैं ना, इन लोगों को मेडल्स किस बात के दिए जाते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक मेडल एक अलग अलग चीज़ को सिग्निफाई करता है। अच्छा। और दूसरा ये, आपने देखा होगा फौज में कई बार हुआ है, जब दुश्मन की डेड बॉडी हमारे क्षेत्र में पड़ी होती है, तो कई बार हमारे कमांडर्स ने उनकी साइटेशन लिख के उसकी जेब में रखी है। हम डेड बॉडीज़ और दुश्मन का जो शौर्य होता है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। हमारे लिए, सोल्जर्स के लिए, एक सोल्जर होता है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, मैं किस तरह से अपने देश के लिए सबसे अच्छे प्रकार से लड़ूं, ताकि मेरे शौर्य पे, मेरी यूनिट के नाम पे, मेरी फैमिली के नाम पे और मेरे देश के नाम पे बट्टा ना लगे। तो ये जो मेडल वगैरह होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए मिलते हैं। जितनी सर्विस हो गई, किसी किस इलाके में सर्विस किया, जो आप कह रहे हैं वो ये होता है कि जो डेकोरेशन होती है, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, हारा हुआ दुश्मन भी गैलेंट्री दिखा के ही मरता है। तो ये एक मजाक है, लेकिन इस मजाक को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सबके अपने अपने, मतलब आप डिफेंस वाले आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट पूरी रखते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं।
अगर दूसरे कंट्री का साइंटिस्ट है, वो अच्छा साइंटिस्ट है, सब लोग उससे सीखते हैं। एक डॉक्टर है, अगर पाकिस्तान का डॉक्टर अच्छा है इस हिसाब से, तो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के कितने मरीज़ जो हमारे देश में इलाज कराने आते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा ना हिंदुस्तानी डॉक्टर उस मरीज़ का इलाज कुछ गलत तरीके से करेगा। ये हमारी इथॉस होती हैं, हमारे आर्मी की ट्रेडिशंस हैं। हम लोग सिपाही हैं, हम लड़ना जानते हैं और हम देश के सम्मान के लिए अपना खून देना जानते हैं। हम बेईमानी और गलत तरीकों में विश्वास नहीं करते और यही सोल्जरी की परिभाषा है। तो सर जो डिफेंस में हम लोग ज्वाइन करते हैं, जब एक एज अ आप लोगों के पास उस टाइम पे वेपन्स होते होंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स हैव यू यूज्ड इन द डिफेंस? देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। मैं इन्फेंट्री का हूँ, मद्रास रेजिमेंट का, बहुत तगड़ी रेजिमेंट है। हम्म। तो मेरा जो काम था, रोल था, वो था स्मॉल आर्म में मुझे ऑथराइज था। लेकिन ट्रेनिंग जो हमारे जितने भी वेपन एक इन्फेंट्री बटालियन में होते हैं, चाहे वो एमएमजी हो, एलएमजी हो, यानी जो दूसरे वेपन होते हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं और मोटर होते हैं, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हमें पता हो ये वेपन की कमजोरियां क्या हैं, इसको कहाँ और कैसे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद जो इक्विपमेंट होते हैं आर्मी में, अलग अलग इक्विपमेंट, उनको भी यूज़ करना अफसर को सिखाया जाता है। वो सीखते भी हैं, कार्डर चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं। और जैसे मिसाइल्स हैं, कुछ आदमियों को मिसाइल भी चलाना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग, जो आरटी का अफसर होता है वो आरटी जब कोर्स करता है उसको आरटी के गन के बारे में बताया जाता है। जो आर्मर्ड कोर के होते हैं उनको टैंक के बारे में बताया जाता है। और टैंक के अंदर एमएमजी भी लगी होती है, उसमें कईयों में मिसाइल लगी होती है, तो उसको उसके बारे में सिखाया जाता है। जो एडी का ऑफिसर है उसको एडी गन के बारे में, उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है कि आप किस कोर में हैं। हर एक आदमी हर एक चीज़ के बारे में नहीं जानता है। हाँ, उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानता है मोटे तौर पे, लेकिन वही वो चीज़ डेप्थ में सीखता है जिस कोर या किस रेजिमेंट में उसकी भर्ती होती है, जिसके अंदर वो अटैच होता है। आप इंडिया की डिफेंस ताकत को कहाँ देखते हो सर आज की डेट में? मतलब जिस समय आपने ज्वाइन किया होगा तब से लेके अभी तक डिफेंस की ताकत कितनी बढ़ी है सर? देखिए, इसमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस देने के बजाय मैं ये कहूँगा कि आप ये देखिए 47, 48, उसके बाद 62, 65, 99, 71, इन लड़ाइयों और अभी के माहौल में क्या फ़र्क है, और उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और वो आपको जो पिछले दिनों कन्फ्लिक्ट हुआ उससे आपको साफ पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें बदलती हैं और डिपेंड ये करता है कि उस बदलाव को किस देश ने कितने हिसाब से अपने आप को उस बदलाव के साथ साथ में रखा है, उसके ऊपर चले हैं आगे, उसके ऊपर अनुसंधान किया है या नए वेपन्स की जरूरत है उसको लिया है। मोटे तौर पे क्या है, पहली चीज़ है टेक्नोलॉजी। क्या फ़र्क पड़ा है टेक्नोलॉजी का 47 की टेक्नोलॉजी और अभी की? आप वो छोटे मोटा ही तौर पे बताता हूँ, टेलीफोन और मोबाइल, ये आपको एक समझ में आ गया। सिविल में हमें ये तो पता चल गया। तो उसके मुकाबले में जो फौज की टेक्नोलॉजी है उसी प्रकार से कि किस तरह से हम दुश्मन को देख सकते हैं, किस तरह उसको एंगेज कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है सैटेलाइट आ जाए, रडार, नए तरह के रडार, जो प्लेन है वो जब उड़ते हैं उनको दुश्मन पिकअप कर सकता है, स्टेल्थ वाले हैं या नहीं है। दूसरा है साइबर क्राइम हो गए, या जिसको आप बोल सकते हैं साइबर वारफेयर है। इसके अंदर में आपने कितना आगे तक आपने प्लानिंग की है, आपने कितना पैसा इसमें खर्च किया, और अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो बाहर से आप टेक्नोलॉजी कितनी लाएंगे। फिर उसके बाद स्पेस आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन, जो इन सब से रिलेटेड है। और उसके बाद इकोनॉमिक साइड में हमने जैसे उनका आपको पता है बांग्लादेश के रूट्स बंद कर दिए, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद किया, इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज किया। इन सब चीज़ों में क्या है, इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है कि एक देश, उसमें सस्टेनेबिलिटी आती है, लड़ाई कितनी देर तक लड़ सकता है, आपने अपने को आपको कितना मजबूत रखा, हम कितनी बड़ी शक्ति हैं अपनी। आपने देखा होगा
कि कहाँ हम स्टैंड करते थे और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आ जाता है, सेकंड लास्ट आई विल से, इंडिजिनसनेस, यानी भारत के अंदर आप क्या क्या बनाने की क्षमता रखते हैं, अपने देश में क्या क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। लड़ाई छिड़ेगी तो आप बना सकते हैं, बाहर से अगर देखते रहेंगे और रास्ते बंद हो गए तो वो भी हो गए। रिवर्स इंजीनियरिंग पे भी काम कर रहा है और कोलैबोरेशंस पे भी ये काम सब चीजें इंडिजिनस जो भी है वो बनेगी, कोलैबोरेशन के साथ कीजिए, इजराइल के साथ मिलकर, जैसे हमने अपना ये मोस्टली सर मैंने नोटिस करा इजरायली और रशियन टेक्नोलॉजी पे इंडिया ने ज़्यादा निर्भर हुआ देन अमेरिकन। क्या कारण हो सकता है सर इसके पीछे? कारण तो बहुत साफ है, वो है क्रेडिबिलिटी। जहां से आपको सपोर्ट मिलेगी, ये दुनिया में कोई चीज मतलब अमेरिकन और चाइनीज पूरी दुनिया में जा रहा है सर मटेरियल, और इंडिया ने इजराइल और रशिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है अमेरिकन और चाइनीज की कंपैरेटिवली। क्योंकि इतिहास होता है, आप इतिहास पढ़ लीजिए, आपको कहां से कब जब आप मुसीबत में थे दोस्त पहचाना जाता है जब आपके ऊपर क्राइसिस आता है। अच्छे समय में तो सभी दोस्त होते हैं, और साथ में जियो पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट है कंट्रीज का, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सबकी जियो लोकेशन अलग, लोकेशन अलग अलग है। और उसके अलावा जो लीडरशिप, एक वर्ल्ड लीडरशिप में अपना स्थान बनाना, या जैसे यूएन है उसमें अपना स्थान, किसका क्या स्थान है, इन सब चीज़ों के साथ में एक पिक्चर उभरती है, और उस पिक्चर के मुताबिक हर कंट्री डिसाइड करता है मेरे इंटरेस्ट में क्या अच्छा है, अगर मुझे कल जरूरत पड़ेगी तो ये कंट्री के साथ में रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है। अब जैसे आपको चाइनीज़ का आपको पता ही होगा, उनकी आदत क्या है, पहले बोलना कि ये 10 में से 10 मुझे दे दो, रजिस्ट करो, कहते हैं अच्छा ठीक है 3 आप रख लो, 7 मुझे दे दो। और हर इलाके में वो अलग अलग समय पे अलग अलग अपना क्लेम करते रहते हैं। वो उनकी आदत है, वो उनकी टैक्टिस है, या उनके सोचने का ढंग है। और मांगते हैं 10 और बाद में 6 छोड़ देते, बोलते 4 हमारा हो गया, यानी निबलिंग जिसको एक्शन बोलते हैं। तो उसके मुताबिक रिलेशनशिप बनते हैं कंट्रीज में, आपस में उनकी दोस्ती। और वैसे भी है, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, नेबर इज ए नेचुरल एनिमी, नेबर इज ए नेचुरल फ्रेंड। तो इसलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करती है। नेबर इज ए एनिमी, नेबर इज ए नेचुरल एनिमी, क्योंकि इंटरेस्ट आपके क्लैश करते हैं। नेबर इज ए नेचुरल फ्रेंड, क्योंकि जो नेबर होगा वो आपस में लड़ेंगे, उसके साथ का नेक्स्ट डोर नेबर है उसके साथ आप दोस्ती कांटोगे। तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफी, आपके इंटरेस्ट, आपके नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी सांठ गांठ। और आजकल तो एक नया वो तो जो इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त आपके कहने का मतलब है अफगानिस्तान है इस समय। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अफगानिस्तान ही, जिसके साथ में आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम है और इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो इंडिया और अफगानिस्तान नेचुरल फ्रेंड बन जाएंगे। और वो है भी सर, ये तो बहुत पुराना लॉ है। तो इसके मुताबिक भी अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कौन किसका दोस्त। हालांकि तालिबान का कब्जा होने के बाद वो तालिबान के अंडर आ गया अफगानिस्तान, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है अफगानिस्तान में, और बलूचिस्तान को भी टेक ओवर करने में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। फिर वही बात आ गई, मैंने कहा ना, जब आप किसी नेबर के साथ में बॉर्डर शेयर करते हो, देयर इज ऑलवेज सम कंफ्लिक्ट समवेयर। वो कंफ्लिक्ट होता ही होता है, कहीं भी आप लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, वो कंफ्लिक्ट होता है। इसीलिए ये बोला जाता है नेबर इज ए नेचुरल एनिमी। और ज्योग्राफिकली भी सर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ड्रॉबैक है, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम देखें तो उनका ज्योग्राफिकली। और अगर वो हमारे देश पे न्यूक्लियर अटैक करते हैं, इन केस करते हैं, और अगर हम उनके को रिटेलिएट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वो तो शायद हमारे देश के कुछ 2-3 सिटीज तक पहुंच पाएंगे, हम उनका देश तुरंत खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें इस तरह से नहीं कंक्लूड की जाती। उस हिसाब से तो इजराइल कौन सा बहुत मोटा देश है, वो भी तो एकदम पतला सा देश है, उसकी मतलब डेप्थ नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो पॉइंट ये होता है कि हर कंट्री जो है उसके सोचने का ढंग होता है। अगर आपके सोचने का ढंग है कि मैंने सरवाइव कैसे करना है, आप उसके मुताबिक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे,
अपने डिफेंस मजबूत बनाओगे, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करोगे और उसको काउंटर करने के लिए आप अपने तरीके अपनाओगे, उसके मुताबिक आप दूसरे देशों के साथ संबंध बनाओगे। ये हो गया एक तरीका जो लॉजिकल है, जो आर्मी थिंकिंग की, मिलिट्री थिंकिंग या स्ट्रेटजिक थिंकिंग के मुताबिक है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का। वो एक ही तरीका है उनके पास कि अपने नेबर के साथ लिए मुसीबत बना के रखो, अपने आप को चाहे कमजोर है कि नहीं, करप्शन से उनके जो, ना उनको ये पता है कि उसमें पॉलिटिशियंस जो हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दे शुड रूल, आर्मी शुड रूल्स और मुल्ला शुड रूल। और उसके बाद में जितना पैसा उनको एड में मिलता है वो जाता कहाँ है, देश के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कहने का मतलब ये है, हर देश को अगर एक लॉजिकल थिंकिंग से वो ये सोचे कि मैंने अपने देश को संपन्न बनाना है, माई एसेट्स आर माई कंट्रीमैन, जो अभी मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए थे, उसमें लास्ट पॉइंट ये आता है, अपने देशवासियों के बारे में आपकी क्या सोच है। स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स, अच्छे सिटीजन्स जो हैं एक कंट्री के सबसे बड़े एसेट होते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल बेस हो गया, डेप्थ ऑफ ए कंट्री, उसका साइज, उसकी पॉपुलेशन, लेकिन उसके अलावा आप अपने जो कंट्री के आदमी हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए उनको आपने एजुकेशन क्या दी है, उनमें देश प्रेम की भावना कितनी है, वो कितने एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड के साथ में देश की रिक्वायरमेंट को कितना समझते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुरू से ही अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन को अनपढ़ बना के रखा है, एजुकेशन के नाम पे आप उनको टोटली वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि नहीं सिखानी चाहिए, मदरसा एजुकेशन के ऊपर जोर दे रहे हो, वो आपके जो कंट्रीमैन हैं वो क्या करेंगे जब वो जैसे जैसे वो उम्र उनकी होती जाती है, रेडिकलिज्म की तरफ जाते रहेंगे। और इस तरफ से आप इंडिया में कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया को देख लीजिए, हम अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी अच्छी एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, उनके वेलफेयर की तरफ ध्यान देते हैं, और हम कोशिश करते हैं उनको ये बताने की कि देश प्रेम क्या होता है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो क्या हैं, हम अपने देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और हमें वाई वी शुड लव अवर कंट्री, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। तो ये एक फिलॉसफिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। एक आप अलग कंट्री के साइज पे ही सिर्फ मत जाइए, इसके साथ समझते उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर भी जाना चाहिए। सर, जंग हो गई, जंग लड़ी, जंग लड़ने के बाद कुछ शहीद हुए, कुछ वुंडेड हुए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वॉर वुंडेड फाउंडेशन के नाम से, और एक और ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक्चुअली 2 ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और दूसरी है ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली एनसीसी के नाम से है। सर इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, हर आदमी की कोई सोच होती है कि क्यों वो एक पर्टिकुलर रास्ते को चुनता है। तो मुझे एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ यहाँ याद आती हैं। थोड़ी सी फिलॉसफी है इसमें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। सबका अपना अपना मकसद है। कोई आदमी कुछ सोच रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी सोच, जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाई, जो मैंने अपने रिलीजन से सीखी है, तो एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियाँ मैं वो यहाँ बताऊँगा, जिससे मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, कर मतलब हाथ, सब वांछित वस्तु विधान दिए, उसने आपको सब कुछ दिया है। तुम उनका ना करो प्रयोग अहो, तो फिर किसका ये दोष कहो। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। ये जो पंक्तियां हैं ये मुझे इतनी अच्छी लगी। इसका सिर्फ कहने का एक मतलब है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ गोल रखिए, और गोल ऐसा रखिए जिससे आप अपने फैमिली के नाम को, अपने गांव के नाम को, अपने देश के नाम को रोशन करें। सब लोग जो हैं वो संपन्न नहीं होते, सब लोगों के पास एक जैसी टैलेंट नहीं होती।
लेकिन जो आपके पास टैलेंट है उसके मुताबिक कुछ काम कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं मुफ्त इलाज करते हैं, उसी तरह से कुछ टीचर हैं वो पढ़ाने का काम करते हैं। अब मैं फौज में था, फौज से रिटायर होके मैं डायरेक्टर था राज्य सैनिक बोर्ड यानी सैनिक वेलफेयर बोर्ड जिसको बोलते हैं J&K में 5 साल के लिए। वहाँ आके मैंने वीर नारियाँ जिनके पति जंग में शहीद हो जाते हैं और हमारे जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने युद्धों में अपने अंग गंवा दिए, इनके साथ में काम करने का मौका मिला। और कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको सही करने के लिए। प्रॉब्लम कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सही होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ा टाइम लेती हैं, और कुछ NGOs हैं हमारी और हमारे लोग हैं, उनके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं। इस एनालिसिस के बाद में फिर मैंने लिखना भी शुरू किया। तो मैंने पहले तो इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना शुरू किया, तो शायद किसी ने पढ़ा होगा, तो मुझे 2 जगह से 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। पहली है वॉर वुंडेड फाउंडेशन, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, और दूसरा है नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं पहले आपको बताऊंगा वॉर वुंडेड फाउंडेशन के बारे में। इसको खड़ा किया था, आपको नाम याद होगा, जनरल विजय ओबराय जो खुद एक वार कैजुअल्टी थे, और जनरल इयन कार्डोजो, यस सर, जो कि खुद भी एक वार कैजुअल्टी थे, और उनकी टांग जो है वो माइन से उड़ी थी। और जो कहानी हम सुनते हैं कि वो थोड़ी सी अटकी रह गई थी चमड़ी से, तो अब उनको ना उठ सकते थे, और जो डॉक्टर था मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा अजीब लगा, हाँ, तो उन्होंने खुद ही लेके, तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी खुखरी से वो लटकी हुई टांग है उसकी चमड़ी से उसको काट दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने खुद भी जाके जब उनकी नकली टांग लगाई गई तो अगले रैंक के लिए उनको थोड़ी मुश्किल आ रही थी, तो उन्होंने, हमारी BPT होती, भागना पड़ता है, उन्होंने भाग के दिखाया और उनको बोलो आप चलोगे पहाड़ों पे कैसे जाओगे, उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ के दिखाया। तो ये उनकी जो है जो जोर था, अपना जोश था, जुनून था, जिसकी वजह से वो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए हैं। तो हमारे पास इस तरह के लोग हैं। डिसेबल्ड आदमी वो जनरल की पोजीशन तक चले गए, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है सर। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना काबिल है कि बिना टांग के भी पहाड़ पे चढ़ गया, जनरल बन गया, रेस कर ली। कमाल है सर। ये तो सिस्टम की बात है। आपको शायद मैं इसी संदर्भ में एक बात बताऊंगा, हमारे सिलेक्शन सिस्टम की बात। हमारे जवान सेलेक्ट होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया, ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, उसका एक क्राइटेरिया। और हमारे राष्ट्रपति थे, बहुत मैं उनको आदर करता हूँ, श्री अब्दुल कलाम जी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो अफसर बनने के लिए गए थे, उनका सिलेक्शन रिजेक्ट हुआ और वो बहुत निराश हो गए थे। एक साधु बाबा मिले उनको, ऋषिकेश की शायद बात है, तो उन्होंने बोला बच्चे क्या बात है, उनको आश्रम में ले गए। उन्होंने कहा मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। उन्होंने एक ही बात कही थी कि तुम यहाँ से इसलिए रिजेक्ट हुए फौज की अफसर के लिए क्योंकि तुम्हें और कोई बहुत बड़ा काम करना है, और उनकी वजह से हम इंडिया का आज इतनी इज्जत है, राष्ट्रपति भी बने हमारे। उनके पास कुछ क्वालिटीज़ जो फौजी अफसर बनने के लिए होती हैं, कुछ दिमागी क्वालिटीज़ होती हैं, वो नहीं थी। लेकिन ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फेयर सिलेक्शन है, और यही वजह है कि हमारी फौज जो है हर जगह पे कंपटीशन के साथ में, और नेक्स्ट प्रमोशन मिलता है, नेक्स्ट रैंक मिलता है। तो इस वजह से वी आर गुड, वी आर प्रोफेशनल आर्मी, हमारे सोल्जर्स प्रोफेशनल हैं। और साथ में एक चीज़ और भी फौज की ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। मैं खुद रहा हूँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर था, और जो हमारे रेजिमेंटल सेंटर है वहाँ पे सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है, और हमारे IMA, OTA और OTS में हमारे जो ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान में जो हमारे पास मटेरियल आता है, एक सिविलियन आदमी आता है, एक सिविलियन बच्चा आता है, बच्चा होता है वो, ऑफिसर भी और जो हमारा जवान है वो भी, उस मिट्टी को, वो मिट्टी की तरह, कच्चे मिट्टी की तरह होता है, उस कच्ची मिट्टी को उस ट्रेनिंग के दौरान में उसको आग में से निकाल के और उसको एक इस तरह का लोहे का टुकड़ा बनाया जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र बनता है, और जब लड़ाई होती है तो वो दुश्मन को भेदता हुआ जाता है। उसकी स्पिरिट जो है, नाम नमक निशान की क्वालिटीज उसको सिखाई जाती है, और उसको सैनिक होना और भारतीय होना
ही स्वेयर्स बाय हिज कॉन्स्टिट्यूशन, ही स्वेयर्स बाय ट्राइकलर। धर्म बाद में आता है, देश पहले आता है, ये सिखाया जाता है। सर लेकिन इसके बीच में बहुत ही मेंटल टॉर्चर से इनको गुजरना होता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजरना होता है, फिजिकल टॉर्चर होता है इनके ऊपर। आप मुझे एक सिंपल चीज बताइए, मुझे खाना खाना अच्छा लगता है, लेकिन खाना बनाने से मैं हेट करता हूं। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और मुझे हॉकी खेलने टॉर्चर लगता है। इसीलिए फौज इज ए वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई किसी को पकड़ के नहीं ले जाता है। जिस आदमी का बेंट ऑफ माइंड है सोल्जर बनने का, वो ट्रेनिंग करने जाता और ही टेक्स प्लेजर, उसको खुशी होती है जो काम वो कर रहा है। जो आदमी कुक बनना चाहता है, आप जबरदस्ती उसको चेस प्लेयर बनाएंगे तो ही इज ए मिसफिट। तो फौज में सिर्फ वही आदमी जाते हैं, कुछ वापस भी आते हैं, लेकिन वही जिनको अच्छा नहीं लगता है। सर लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में कंपलसरी है कि आपको अगर देश में रहना है तो आपको मिलिट्री आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। देखिए, फिर हम उस पर आ गए कि हर देश का अपना ढंग, अपनी कंपल्शंस होती हैं। हमारे देश में हमारी पावर क्या है बताइए आज के दिन? हमारे देश में हमारी पावर है हमारे सिटीजन्स। ये बाहर खड़ा आदमी जो नारियल पानी बेच रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, कोई क्लर्क है, कोई कुली है, उसका बेटा फौज में आके एक सिपाही बनता है, वो क्या कमाल कर सकता है। उनमें से कई डेकोरेटेड होते हैं, अच्छा सिपाही बनता है। हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो जोश है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे देश के ऊपर जो गर्व है, वो हमारे एसेट्स हैं। और ये नहीं होता है, हम लोग अपने जो लोग हैं उन पे गर्व करते हैं और वही आदमी फौज में आके सिपाही बनते हैं। और उसी प्रकार से अफसर भी बनते हैं। अफसर का तो एग्जाम दे के उसके बाद काफी प्रिपरेशन के बाद में आता है। तो कंपेयर मत कीजिए कंट्रीज को। हर कंट्री की अपनी कंपल्शन है, अपने तौर तरीके हैं। हम जिस सर्कमस्टांस में हैं उसी में खुश रहो और जो चीज आपको करनी है उसमें महारत हासिल कीजिए। दैट इज द गुरु मंत्र। सर वॉर वुंडेड लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इन लोगों के परिवार के ऊपर क्या बीतती है? क्योंकि वो आदमी जो इतना एनर्जेटिक था, जो वो बेड पे लेट गया, वो स्ट्रेचर पे, वो क्या कहते हैं उसे, व्हीलचेयर के ऊपर घूम रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गया। कैसा फील करता है वो इंसान और कैसा फील करता है उनका परिवार? देखिए, ऐसा है कि जब हम नॉर्मली सोचते हैं, मेरे ख्याल जितने हमारे सैनिक घायल होते हैं युद्ध में, उससे ज़्यादा तो हर साल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या घायल होके और उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारा सैनिक घायल होके आता है उसमें ये बात जरूर है, उसको ये अफसोस जरूर होता है कि मैं इतना स्वस्थ क्यों नहीं हूँ कि मैं जाके दुश्मन से दोबारा लड़ूं और उसको दोबारा अपनी देश की तरफ हमारी आंख उठा के देखता है तो मैं उसके गोली मारूं। उसकी यही हमें ट्रेनिंग यही दी जाती है। जो देश के लिए बुरा सोचता है, जो देश के ऊपर आक्रमण करता है, उसको हमने मारना है, ये सिर्फ उसको अफसोस रहता है। लेकिन उसके अलावा जो उसने ट्रेनिंग की, जो उसने फौज से सीखा, जो उसने देशभक्ति की भावना ली, वो तो उसमें है। उसमें वो सोल्जर का प्राइड है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ एक अफसोस है कि मैं उसके बाद में उस प्रकार की ड्यूटी उस तरीके से नहीं कर सकता हूँ। और साथ में फौज में जैसे आपको पता ही है, हमें स्वस्थ आदमी चाहिए। अगर कुछ किसी तरह की कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ लेवल तक की डिसेबिलिटी एक्सेप्टेबल होती है, उसके अलावा अगर नहीं है तो उसको पेंशन के साथ में भेज दिया जाता है ताकि वो अपने घर में रहे। और इस चीज़ को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। देश के लिए जो काम किया, देश के लिए कुर्बानी है, अपने अंग देना कुर्बानी होती है। तो जो कुर्बानी दी गई है उसको हमने एक इस जज्बे से देखना चाहिए, भावना से देखना चाहिए। अच्छा काम करते हुए इसको ये प्रॉब्लम हुई है। और वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जनरल कार्डोजो ने, उनकी एक टांग थी, नकली टांग थी दूसरी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक भावना थी अपने अंदर, एक गर्व था, दर्प था उनके अंदर, उसके साथ में उन्होंने नौकरी की, जनरल के रैंक तक पहुंचे। तो हर सैनिक को ये होता है। इसीलिए मैं अभी बताता हूँ, हमारी जो वार वुंडेड फाउंडेशन है
उसमें हम क्या एम करते हैं? हम एम करते हैं कि एक सैनिक को जो वापस आ गया है उसको हम दोबारा इस प्रकार से उत्साहित करें कि वो अपना सेकंड जो इनिंग है उसको करने के लिए तैयार हो जाए। तो उसके लिए काफ़ी कुछ कार्रवाइयाँ हम करते हैं, तो वो मैं आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। सर, हमारी गवर्नमेंट कहाँ क्या सही काम कर रही है? मतलब इसलिए मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कहीं कि जब कोई आदमी बेड के ऊपर है या उनको नर्सिंग स्टाफ के लिए कुछ चंद पैसे दिए जाते हैं, 7-7,500 रुपए। आज के महंगाई के ज़माने में क्या वो 7-7,500 रुपए इनफ है एक नर्सिंग स्टाफ को देने के लिए, जहां बेसिक वेजेस ही हमारे देश में 10,000 11,000 रुपए है? देखिए, ऐसा है कि जब आप पुराने जो सोल्जर्स हैं उनसे बात कीजिए, जैसे 65-71, उसमें पेंशन का जो विडोज को जो मिलता था, जो हमारी परिवारजन हैं, जो वीर माताएं हैं या वीर नारियां हैं, तो जो मिलता था दैट वाज पिटेंस, बहुत कम मिलता था। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, उसके मुताबिक उन चीज़ों को करेक्ट किया जाता है। तो अभी काफ़ी कुछ पेंशन में सुधार हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर है जिनके ऊपर सुधार करना चाहिए। वो हमारी वार वुंडेड फाउंडेशन इन चीज़ों के ऊपर पेपर्स लिखती है। हमारा यूएसआई है यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ हमारी एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस है, यानी एक तरह से पीएचडी टाइप की खोज करना जिसके ऊपर। तो हर साल एक स्कॉलर जो है उसके ऊपर अलग अलग विषयों पे खोज करता है, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे अवगत कराते रहते हैं। और मेरा पक्का ख्याल है कि इस प्रकार की चीज़ें जब गवर्नमेंट के संज्ञान में आती हैं तो उसको पक्का करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं। जैसे पास से अभी तक काफ़ी लिए गए, तो इसको भी, इस चीज़ को भी देखा जाएगा और उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। ये सवाल एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना मेरे अभी परिवार में कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित था, तो उनके 25,000 रुपये सुबह के और 25,000 रुपये रात के नर्सिंग स्टाफ के लगते थे, जो लगभग लगभग 50,000 रुपये के आसपास है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी रैंक के होल्डर्स भी होंगे जिनकी पेंशन 50,000 रुपये भी नहीं पहुंचती होगी उनके घर तक, और वो वॉर वुंडेड लोग होंगे। तो उनकी कैसे हेल्प करते हो सर आप? देखिए, ये इसकी तरफ से जो अटेंडेंस अलाउंस होता है वो आज के दिन में 7,500 जो है वो पर मंथ मिलता है। अच्छा। जो एक जो अटेंडेंस, सैनिक जो है, हाँ। जो परमानेंट अटेंडेंस है। तो ज़्यादातर जो इस तरह के केसेस हमारे पास आए हैं उसमें घर वाले जो है उनकी देखभाल करते हैं, उसके एडिशन में जो भी अच्छा। करते हैं, जैसे उनकी पत्नी होगी या उनके बेटी होगी या कुछ इस तरह से। दूसरा, आपको शायद पता होगा कि हमारे दो सेंटर हैं, एक या इसमें चंडीगढ़ में, मोहाली में, और पैराप्लेजिक सेंटर हैं, जिसमें हमारे जो सैनिक जो चल फिर नहीं सकते, जो व्हील चेयर बाउंड हैं, बेड बाउंड हैं, और जो अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते हैं, और एक पुणे में है खड़की में, तो इन दोनों जगह पे उनको लुक आफ्टर किया जाता है। अब हमारी संस्था की तरफ से इनको कुछ दिया जाता है, जैसे हम इनको स्कूटर देते हैं, जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं उनको हम ऑटोस भी देते हैं, व्हील चेयर्स देते हैं, उनके बाथरूम बनवाते हैं। तो मैं वहाँ जाके विजिट करके आया हूँ। हमने एक सैनिक था, पैराप्लेजिक है, यानी उसके नीचे की टांगों में जान नहीं है। वो नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, स्टेट प्लेयर भी है, बास्केटबॉल खेलता है, और वो नेशनल टीम में भी है। हालांकि वो बास्केटबॉल व्हील चेयर पे खेलता होगा। व्हील चेयर पे खेलता है, पैराप्लेजिक है। और उसी प्रकार से एक और सोल्जर को हमने दिया, उसने भी स्टेट और नेशनल लेवल पे खेला हुआ है। तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इस तरह के, हमारे सेना जो है अपने तौर पे इस प्रकार के सहायता भी उनको देती है। इस प्रकार के सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे उनको रहना इज़ वेरी कंफर्टेबल, और वो वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और रहने के अलावा देखिए वो एक्सेल भी कर रहे हैं, देश का नाम वहाँ भी रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पैरा ओलंपिक्स में। तो अब कहने का ये है कि कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है समय के साथ में, जैसे जैसे समस्याएं आती जाती हैं
उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पहले हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, इस तरह की समस्याएं शायद लोगों को पता ना चलती हों। अभी जैसे जैसे जॉइंट फैमिली टूटती जा रही हैं तो उस समय नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका कोई ना कोई सुधार आगे होगा। हम लोगों ने जो पिछला एक स्टडी किया था, सारे पॉइंट्स इस प्रकार से दिए जाते हैं और इसके ऊपर पक्का सुधार होता है। हमारे देश के सर मुस्लिम्स जो हैं बेसिकली, वो इस वॉर जैसी सिचुएशन के बाद बहुत ही परेशान हो जाएंगे कि उनको लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे भाई मेरे को कलमा पढ़ना सिखा दे, मजाक में नहीं, सीरियसली। मतलब काफ़ी सारे लोग अभी इस समय परेशान होंगे कि भाई आप लोग हमारे देश के गद्दार हो, ऐसा शब्द। और काफ़ी लोग गलत तरीके से, गलत एंगल से देखते हैं कि उस एरिया में मत जाओ, वो मुस्लिम्स का इलाका है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कुछ लोगों को बोलते हुए। लेकिन सर एक ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ने हमारे देश में कुर्बानी दी है, बहुत सारे मुस्लिम ने हमारे देश के लिए जंग जीती है। बहुत सारे मुस्लिम्स आज की डेट में, चाहे जंग हो, चाहे खेल हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या तर्क देना चाहते हैं आप आज की आवाम को, आज के लोगों को, जनरेशन को, कि इस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दें? सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो आर्मी में करते हैं उसी तरह से अगर सोच विचार बाकी जगह लाई जाए तो कोई भी कष्ट नहीं है। आर्मी के अंदर में, जैसे मेरी यूनिट है, मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ, मेरी यूनिट में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस भी थे और सिख भी थे। और हमने कभी भी कोई भी काम करते हुए, यानी हमारा कॉमन एम होता था अच्छा काम करना, जो भी दिया जाता था। ये तो सबसे बाद में, कोई कौन पूछता है तेरा रिलीजन क्या है, हम तो ये पूछते हैं तू किस यूनिट का, और उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। यानी कि हम लोगों का जब कोई काम होता है हमारे पास, वी आर बिजी, तो हम अपना काम कर रहे हैं। और जो वेले आदमी होते हैं या जिन्होंने अपना फेलियर छुपाना होता है, वो लोग बाकी तर्क वितर्क में पड़ते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। ब्लेम गेम खेलते हैं। अब दूसरा आ जाइए, कंट्रीब्यूशन। इस कंट्री में, जैसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि फौज में कितने मुस्लिम हैं, तो जवाब दिया गया था, मुझे याद नहीं किसने दिया, उसने कहा फौज, हमारी भारतीय फौज में कोई मुस्लिम नहीं है। सेकंड सेंटेंस, फॉर दैट मैटर देयर इज नो हिंदू, नो सिख, नो क्रिश्चियन इन इंडियन आर्मी, वी ऑल आर इंडियंस। ये हमने भावना पैदा करनी है, और वही सिविल में भी है। हमारा खून भारतीय खून है और उसको प्रूव करना है हमने। और प्रूव कैसे करना है? अपने कर्मों से। अभी आपने नाम सुना होगा, हवलदार अब्दुल हमीद, पीवीसी, परमवीर चक्र। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान, महावीर चक्र। और उसके बाद गेम्स ले लीजिए आप, फिल्म लाइन ले लीजिए, जहां भी ले लीजिए। अब्दुल कलाम साहब, आप रॉकेट मैन अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति, जिनकी अभी मैंने कहा मैं इतनी इज्जत करता हूं। मिसाइल। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है देश में एक कंपार्टमेंट वाइज रह के नहीं होता है। हम लोगों की इकट्ठी ताकत जो है वो हम लोगों को आगे ले जाएगी। प्रॉब्लम आती है हमें उनसे जो दीमक है देश में, बाहर से आए हैं। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक इन्फिल्ट्रेटर जो रोहिंग्या है या जो बांग्लादेशी है या जो पाकिस्तान से आया यहाँ वीज़ा लेके और वीज़ा एक्सपायर हो गया बैठा हुआ है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी सिटीजनशिप क्या है? वो इंडियन नहीं है। हमें प्रॉब्लम उनसे होती है, सबको प्रॉब्लम है उनसे, हमारे मुस्लिम्स को भी उनसे प्रॉब्लम है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे देश में हर इंडियन का दिल तिरंगे के लिए धड़कता है, हर इंडियन का दिल भारतीय संविधान के लिए लॉयल है। ये हम विचारधारा लेके चले तो हम इस डिस्कशन में पड़ेंगे ही नहीं।
और उसके लिए हर आदमी अपनी अपनी मेहनत करके अपने आप को प्रूव करे। जिस आदमी को एक अच्छे दौड़ नहीं दौड़ सकता है, वो फिर ब्लेम करता अपने जूतों को, मौसम को, कोच को, और कुछ नहीं, तो आसमान में पक्षी उड़ गया था इसलिए मैं जीत नहीं पाया। तो बहाने ढूंढने के बजाय हमने अपना मिलजुल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है दो चीज़ों का। एक तो जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई है उसका जो कंटेंट है वो देशभक्ति का कंटेंट होना चाहिए, पहली चीज़ वो है। जो सिखाने वाली एक माँ गुरु होती है, और उसके बाद टीचर जो स्कूल टीचर है। और कई बार तो वो होता है कि माँ जो बोलती है ये करो, नहीं नहीं टीचर ने ये सिखाया है। और दूसरी चीज़ है हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने बताना है बच्चे को कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं जो कि देश को मजबूत बनाने के लिए बननी है। सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। मेरी गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश है कि जो इरिटेंट्स हमारे पास हैं, जो इरिटेंट्स हमारे मौजूद हैं यहाँ पे देश में, जो हम लोगों को समस्या पैदा कर रहे हैं, हमारे बीच में डिवाइड पैदा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उस इरिटेंट्स को दूर किया जाए। जिस तरह से इलीगल हम माइग्रेंट्स को बाहर भगा रहे हैं, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें करनी चाहिए। सर बहुत आसान होता है आधार कार्ड और पासपोर्ट हमारे देश में जो आप जैसे जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, तो इसके ऊपर तो हमारी सरकार वर्क कर ही रही है। एक क्वेश्चन मेरा सर और था, सॉरी मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ आपका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वॉर विडोज जिन्हें और के बारे में ये कहा जाता है कि ये वॉर विडोज हैं, और इनके बारे में बहुत सारा टैबू चीज़ें हैं जो संसार में लोगों तक इनकी प्रॉब्लम्स पहुंची नहीं है। क्या काम कर रही है आपकी संस्था इसके बारे में? देखिए, मेरी दूसरी संस्था है NCCHW, नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा था राज्य सैनिक बोर्ड JNK में, तो मुझे मौका मिला जो हमारी वीर नारियां हैं उनके संपर्क में आने का, उनकी प्रॉब्लम्स जानने का। वीर नारी हम उनको कहते हैं। आज़ादी जो है देश में, किसी भी देश को आज़ादी मिलना आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। कुछ लोग हैं इकट्ठे हो जाए और एथनिसिटी के बेस पे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन मुश्किल है उस आज़ादी को मेंटेन रखना, वो सबसे मुश्किल काम है। फ्रीडम रिक्वायर्स ब्लड, इसमें खून चाहिए होता है। अगर आप देश के लिए खून देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप अपनी आज़ादी खो देंगे। और हमारे बीच में दो एलिमेंट मौजूद हैं सोसाइटी में। एक हमारे वो सैनिक जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपने अंग खोए। अगर आज मैं आपका एक नाखून भी उखाड़ लेता हूँ और उसके लिए लाख रुपया दूंगा, आप नहीं तैयार होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, ट्रू सर। द पेन, फिजिकल पेन इज टू मच। और वो तो अपना अंग खो के आए, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो गोलियां लगने के बाद बेहोश होकर गिर गए, उसके बाद जब होश आया तो फिर लड़ना शुरू हो गए गोलियों के साथ में। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है हमारी वीर नारियों की, जिनके पति जो हैं युद्ध में शहीद हो गए, या वीर माता जिसका पुत्र जो है वो शहीद हो गए। अभी आप मुझे पहली चीज़ ये बताइए, मिसकंसेप्शन से पहले मैं ये अपनी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर करना चाहूँगा। जब एक सैनिक का शव घर में वापस आता तिरंगे में लिपटा हुआ, पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है, लीडर्स आ जाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं और शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान को मिटा दो, ये वो करके चार्ज होता है एटमॉस्फेयर, जोश दिखाता लोगों को। 10 दिन के बाद क्या होता है? मैं जहां भी जाता हूं, कहीं बच्चों से बात करता हूं, ज़्यादातर जैसे स्कूल के ऑडियंस में मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हाथ उठाइए, कौन सा आदमी है जो इसमें से बच्चा है जिसने अपने आसपास के इलाके में किसी डेकोरेटेड सोल्जर के घर में गया है, ये पूछने के लिए कि अंकल आप अपनी कहानी सुनाइए, आपने किस तरह से दुश्मन के दांत कटे किए। या मैं पूछता हूं कि उन वीर नारियों के नाम जानते हैं जो आपके घर के आसपास रहती हैं? कभी जाके उनको बोला है कि डोंट वरी, उनको कुछ नहीं, वो मांग थोड़ा रहे हैं आपसे कुछ, डोंट वरी। हमारे देश के लीडर हैं
वो अभी आपके पास नहीं है। अब प्रधानमंत्री सबके घर में थोड़ा ना जाएंगे, नहीं जा पाते हैं। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपके पास आए हैं। ये देश आपके साथ है, देश का प्रशासन आपके साथ है, देश के बड़े बड़े लीडर आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये दो चीजें हैं वो लैकिंग है। आप किसी घर में पूछ लीजिए बच्चे को, वो जिस धर्म का होता है उसकी माँ उसको बोलती है मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ। कभी किसी ने बोला वीर नारी के घर में जाओ? कोई नहीं बोलता। और यही चीज जो है, इसको मैं अपनी संस्था के द्वारा एक करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉर वुंडेड फाउंडेशन में भी जो हमारे घायल सैनिक हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, मैंने जम्मू कश्मीर में मैं अपने जो इमिनेंट सिटीजन्स हैं उनको बुलाता हूँ, उनको बोलता हूँ इनसे आके मिलिए। हम कुछ मांगते नहीं किसी से, इनसे आके मिलिए। एक एक फूल की डोडी लेके आ जाना, 10 रुपए की आती है, और इनके हाथ में देके कहना सैनिक हम आप पे गर्व करते हैं। उसी प्रकार से जो वीर नारियां हैं, आप बताइए उसमें दो चीजें हो रही हैं। जो सिटीजन है वो भी बहुत खुशी का अनुभव करता है कि एक वीर सैनिक से मिल रहा है, और जो वीर सैनिक है उसके मन में भी ये भावना आती है कि देश का जो एक सिटीजन है मेरे लिए गर्व कर रहा है। उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये भावना जो है जगाने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि J&K क्यों, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां क्यों, देश का हर नागरिक इस स्पिरिट के साथ में चले, और तभी हमारा देश महान बनेगा और महान बनेगा। जो भी इसने ऊंचाइयां छुई हैं उससे भी ऊपर जाएगा। ये भावना मरनी नहीं चाहिए। उसी प्रकार से वीर नारियां हैं, उनको भी यही भावना चाहिए कि उनके घर में कोई जाए। अभी मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी की 2 टांगे हैं, आप बोलो नहीं नहीं तुझे तीसरी टांग की भी जरूरत है, उसको तीसरी टांग दे दो, वो उसके किस काम की? वीर नारी के घर में मैं जब किसी से बात करता हूँ लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। उनके घर में जाता है, कोई उनको पैसे देने की कोशिश, कोई गिफ्ट देने की कोशिश सबसे आसान तरीका होता है ना सर, पैसे देके उनकी चाहे इच्छाएं जो पूरी मर्जी करा हो, दो। ठीक है, उनके मन में कुछ भावना है, वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। उनको चाहिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उनको चाहिए कि उनका पति चला गया है, उनके बच्चे अकेले रह गए हैं, वो अकेली रह गई है, और उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में नहीं रही। परिवार में वो एक स्थान पे थी जब तक पति जीवित था, वो स्थान उसे विडो हो गई है तो वो छिन जाता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने वीर नारियों के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, मेरी संस्था ने, NCCHW ने, जिसका नाम है नमन। नमन इज ग्रेटिट्यूड ऑफ सिटीजन्स टूवर्ड्स द सैक्रिफाइस ऑफ अवर सोल्जर्स। उनके बलिदान को शत शत नमन है। और उसके लिए हमने क्या करना है, उनके घर में जाना है। मैं लेडीज को ले जाता हूं क्योंकि लेडी के साथ में ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, और वो उनको अडॉप्ट करती हैं। काफी एनजीओज मेरे साथ इस काम में जुड़ी है, और उनसे जाके 2 काम हैं। एक तो बच्चों की काउंसलिंग कीजिए कि एजुकेशन में और क्या करना, उनको बताने, ज्यादातर गाँव के माहौल के हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनको बताइए कि जिंदगी में आगे क्या करना है, उनकी क्वालिटीज के मुताबिक, उनकी पढ़ाई में क्या क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है, काउंसलिंग करनी है, ये कीजिए या उनको गाइड कीजिए। और दूसरा, वीर नारी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उनके साथ में सुख नहीं वो साझा कर रहे, दुख करना साझा, वो काम है जो हमारी लेडीज बखूबी कर रही हैं। और मैं चाहता हूँ इस तरह की मुहिम हर शहर में चले। अपनी जो एसेट्स हैं हमारे देश के, हमारी ताकत है, हमारे सैनिक जिन्होंने अपनी अंग खोए हैं, और हमारी वीर नारी जिन्होंने अपने पति खोए हैं, हमारी वीर माताएं जिन्होंने अपने पुत्र खोए हैं, इनको जोश दीजिए, इनके साथ रहिए, ताकि देश को कल खून की जरूरत पड़ती है तो लोग जो हैं, हमारे सिटीजन जो हैं, वो खुशी खुशी आगे आए। क्यों? ज्यादातर हम फौज में जाते क्यों? इज्जत के लिए। इज्जत जो है, फैमिली की इज्जत। क्यों गया भाई तू फौज में? हमारा ट्रेडिशन है जी, हम फौज में जाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। ये ट्रेडिशन, इज्जत, मान, सम्मान, नाम, नमक, निशान, ये जो क्वालिटीज हैं, इसकी वजह से लोग फौज में जाते हैं। इसको मेंटेन कीजिए, और जो इस तरह के लोग सैक्रिफाइस करके आए हैं उनको इज्जत दीजिए। ये हमारी जो संस्था है वो करने की कोशिश। हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन आवर डिसेबल्ड सोल्जर्स और हमारी जो वीर नारियां उनके बीच में। सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से? देखिए, ऐसा है कि मैं ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। अगेन, कुछ चीज़ें मेरे दिल को छू जाती हैं
एक हमारे जो कवि हुए हैं उनकी 4 लाइनें सुनाऊंगा। मैं पहले ये बोलूँगा कि हर देशवासी को, हर देशवासी, चाहे फौज में है या नहीं है, उसको संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 51A वो हमारे ड्यूटीज की बात करता है। हम सब लोग संविधान में दिए परिच्छेद जो हैं उनमें अपने जो अधिकार हैं उनको पढ़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं और ज़बरदस्त लड़ते हैं। हमारे बोलने की जो आज़ादी है, जैसे भी इस्तेमाल करें उल्टा सीधा, उसमें हम बहुत तेज हैं। लेकिन देश के लिए ड्यूटी कौन करेगा? उसको अपने दिल में, वो वॉलंटियर चीज़ें हैं, उनको दिल में बसाइए। देश के लिए हमारा कुछ काम करना हमारा कर्तव्य है। कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और दूसरी चीज ये है, जो अभी हुआ है पाकिस्तान के साथ में, उसकी चीजों का लेसन लेते हुए फ्यूचर के लिए सोचें। जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं वो देश जो है ज़्यादा देर चलते नहीं, क्योंकि इतिहास में भी आपकी शक्ति है। उसी तरह से जो आगे का प्लान नहीं करते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो पीछे रह जाएंगे। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है जिसका सार ये है कि अगर आप विनम्र रहना चाहते हैं, सिर झुका के रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके संस्कार वैसे बोलते हैं, लेकिन शक्ति को पहचानिए। बगैर शक्ति के आपको कोई नहीं पूछेगा। बगैर विष के सांप को कोई इज्जत नहीं देता, सबके मारते हैं। तो ये मैं बहुत फेमस लाइनें हैं, ये मैं पढ़ना चाहूँगा। सच पूछो तो शर में है ही बस्ती दीप्ति विनय की। शर है वाण चलाओगे तो आप चलाने योग्य हो तो लोग आपकी, जो आप सिर झुका के बात करते हो, विनम्रता से बात करते हो, उसको स्वीकार करते हैं। संधिकान सुपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जो जीतने का वादा रखता है उसी से लोग डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, डरना नहीं, हमने डराते किसी को नहीं। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग है। क्षमा की बातें करना, माफी दे देंगे, ये सब चीजें ये तभी तक ठीक है जब आपके पीछे आपकी ताकत का दिया जल रहा है। और मैं जैसे पहले बता चुका हूं, हमारी ताकत है हमारी पॉलिटिकल विल। हमारी ताकत है हम लोग जो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इंडिजिनस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। हमारी शक्ति है हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका इकट्ठा होकर काम करना। और इसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ हो रहा है, जिसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने अपने राष्ट्र से दीमक को साफ करना है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो बाहर से आके और हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को, सभी हिंदुस्तानियों को, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, हमने इकट्ठा होके और बाहर की ताकतों को जवाब देना है। जो बाहर की दीमक आके हमारी जड़ों को खोखला कर रही हैं, उस दीमक को मिटाना है। ये हम सबका एक एम होना चाहिए। और उसके साथ ही हमारे देश का जो झंडा है वो सैनिकों ने हमारा ऊंचा रखा है। और अभी इस अवसर पे जो हमारे सैनिक हमेशा शहीद होते आए हैं और हमारे सीमाओं पे डटे हुए हैं, शत शत नमन है उनको। और सभी राष्ट्र वाले जो हैं हमारे हिंदुस्तानी, सब उनके पीछे हैं। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने सैनिकों को। और गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहिए जय हिंद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी। आज हमने बात करी वॉर वुंडेड सोल्जर्स के बारे में, आज हमने बात करी वॉर विडोज के बारे में। मेरा आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है, क्या जंग होनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल पाकिस्तान के लिए भी है, हिंदुस्तान के लिए भी है। मैं आप लोगों को इस प्रश्न के साथ छोड़ के जाता हूँ। थैंक यू।